हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ पैडोलॉजी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सी टेट एग्ज़ाम आने ही वाला है 2025 में, जो जुलाई में होगा। और आपके जो पैडोलॉजी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर से भी बनते हैं, तो हम उन एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन वीडियो से आपको जो भी हेल्प मिल सकती है हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। हम डिस्क्राइब वीडियो आपको दे रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम कल कर चुके हैं 1 to 15 क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस पेपर चल रहे हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों का सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय ए पॉइंट है हमारा। ऑप्शन ए कह रहा है कि लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। नेक्स्ट डी ऑप्शन, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित मतलब लाभ में जो अलाभान्वित बच्चे हैं उनको दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। अब विद्यार्थियों की हमें सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से बात हो रही है। अगर हमारी ये बात हो रही है कि सबसे कम प्रतिबंधित रखा जाए तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि दूसरे बच्चों को क्या बनाएगा, संवेदनशील बनाएगा। और जो अलान्वित बच्चे हैं उनको हम दबाया नहीं जाएगा और उन्हें नीचा ना दिखाया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें ऑप्शन वन की, तो अलान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर को समान करता है, ये तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सबसे कम नहीं सबसे अधिक वाली हो गई प्रतिबंधित। ठीक है, सबसे कम प्रतिबंधित की बात की गई है ना विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो समुदाय, हाँ ये भी बात सही है। वंचित वर्ग के जो बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावक के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में इन बच्चे भी भागीदार बन रहे हैं। नेक्स्ट है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाएगा ताकि वो अलावित बच्चों को दबाए नहीं और नीचा ना दिखाए। तो इसमें सबसे कम प्रतिबंधित पूछा था, तो हम सबसे कम यही पॉइंट है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 16 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में किस विकार, इसमें पूछा है कौन सा विकार है, विकार से निपटने के लिए सांवेदिक उपयुक्त है। कभी कभी कुछ बच्चों में इस टाइप का विकार हो जाता है, एकाग्रता समय विकार। ऑप्शन से ही लिखा सकते हैं हम, अशांतिकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेजिया संवेदी एकीकरण विकार, या एकाग्रता हास्य क्रियाशील विकार। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे क्योंकि एकाग्रता समय की बात चल रही है, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट है। क्यों, अगर एकाग्रता हास्य अगर क्रियाशील विकार से कोई बच्चा ग्रसित है तो उस बच्चे को क्या दिक्कत आएगी, किसी वस्तु पर वो क्या नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस जब वो पढ़ रहा होगा तो उस विषय पर फोकस नहीं कर पाएगा, किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और उसको ये बाधा बनेगा। अगर उसके अंदर ये विकार है तो उसके लिए बाधा बनेगा, किसी वस्तु पर फोकस करने का जो मेन कारण बनेगा ये विकार उसको बाधा बनाएगा। ठीक, बाधित हो जाएगा क्योंकि ये विकार है उसके अंदर, तो किसी वस्तु को फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। और उसके अगर बाधा आएगी तो उसके अधिगम में कठिनाई आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 17 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंत्यक्रिया करने का सुझाव देता है। मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ कि अशांतिकारी व्यवहार की बात चल रही है, संबंधी जो बच्चे हैं उनके व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास, और आसपास कहाँ होते हैं, हमारे पर्यावरणीय कारक में आते हैं, लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंत्यक्रिया करने का सुझाव देता है। तो हमें पर्यावरण के साथ जाएंगे, क्योंकि जब हम पर्यावरण में रहेंगे तो सामाजिक व्यवहार करना सीखेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मनोवैज्ञानिक नहीं, जीव वैज्ञानिक नहीं, व्यवहारवादी नहीं, यहाँ पर्यावरण की बात चल रही है। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, तो 18 का बी इज करेक्ट। ठीक है,
अब देखिए 19 क्वेश्चन, रेणुजली प्रतिभाशाली की अपनी डैश के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? चार पंक्तिय होता है, चार स्तरीय होता है, त्रिवृत्तीय होता है, त्रिमुखी होता है। ये होता है त्रिवृत्तीय, ठीक है। 19 का है हमारा, 19 का है हमारा त्रिवर्तीय, ठीक है, त्रिवर्तीय है हमारा। 19 का त्रिवर्तीय है ऑप्शन सी, क्योंकि हमने पढ़ा है ये प्रतिभाशाली बच्चों का जो चार्ट है, इसमें एक में उच्च प्रेरणा वाले होते हैं, उसमें उच्च अधिगम वाले होते हैं, है ना। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बुद्धि लमदांग वाले में। तो ऑप्शन 19 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ये है अधिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए कि जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। और शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की एक बात, वो अपने, अगर प्रतिभाशाली है तो वो अपनी समस्या का खुद ही हल ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। वो सृजनात्मक चिंतन करते हैं, नई सोच, नए विचार उनके अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो शिक्षक, तो इसके अनुसार हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कौशल के रूप में समझना सही है अधिक्षमता को। प्रतिक्षमता वाले प्रतिभाशालियों के लिए ये ऑप्शन सही नहीं है। प्रगति का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आवश्यकता है। और शिक्षक के अनुकूल करना चाहिए, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, जिससे क्या होगा, शिक्षार्थी में बदलाव आएगा। और पहल करनी चाहिए, समस्या में इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20 का सी। 21 में जाते हैं। अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा सही रहेगी? अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की बात चल रही है, तो हम कौन से वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे? व्यक्ति केस अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल या संचित व्यवहार परक अवलोकन। अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण कर रहे हैं, तो उनमें कौन सी पद्धति का सबसे उपयुक्त है? उनके व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तभी हम उसकी प्रगति का निरीक्षण कर पाएंगे। तो हम जाएंगे संरचित व्यवहार अवलोकन के साथ, तो ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। 21 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अधिगम नियोक्ता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीने के अवसर को बढ़ाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? अधिगम नियोग्यता से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले सेट में, ठीक है। ऑप्शन ए, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों को उच्च अपेक्षा को बनाए रखना, विविध कौशल और युक्तियों को शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। ये सही लग रहा है। इन बच्चों को अपने लक्ष्यों को निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सही है? अगर हम बात करें तो शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने के लिए सबसे सही तरीका है कि हम अलग अलग कौशल और अलग अलग युक्तियों से बच्चों को पढ़ाएं, है ना। अपने लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए वो लक्ष्य निर्धारण कर लेंगे जब तक वो पढ़ने का, जब हमने पढ़ने के लिए क्या इनक्रेज नहीं करेंगे, उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो विविध कौशल और अलग अलग युक्तियों से हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अपने लक्ष्य को निर्धारण करने में उन्हें जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाएंगे। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, तो 22 का सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं और 23, वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए, संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। सी, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री का प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। वाइगॉस्की की बात हो रही है, मैंने आपको बता रखा है। वाइगॉस्की क्या थे? वो सामाजिक सांस्कृतिक को बढ़ावा देते थे। वो कहते थे कि बच्चे जो हैं सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर संबंध से सीखते हैं, ठीक है। तो हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो समाज की बात कर रहे हैं। और भाषा का विकास कब होता है? उनका कहना है कि भाषा का विकास जब वो
ऐसे माहौल में रहेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक वाले माहौल में रहेगा, तो बच्चा में भाषा का विकास हो ही जाएगा। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, तो 23 का ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण पर प्राक्य कल्पना के लक्ष्य कौन से हैं? पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा या निगमनात्मक तर्कणा या वैज्ञानिक पद्धति। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ये व्याख्या लगाना, अनुमान लगाना, नियंत्रण प्राक्य कल्पना, ये सब किस में विधि में आते हैं? वो आते हैं वैज्ञानिक पद्धति में। हम अनुमान लगाते हैं किसी चीज़ को लेकर कि वो इतना हो सकता है, हम मान लेते हैं। ठीक है, लेट लेट करके, या कोई नियंत्रण कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो सब किस में होता है? वैज्ञानिक पद्धति में। 24 का डी इज करेक्ट। 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा 7 का शिक्षार्थी है, गणित में त्रुटियां कर रहा है, तो शिक्षक के रूप में आप क्या कराएंगे? आप सही उत्तर उपलब्ध करा देंगे? नहीं भाई, हम कैसे सही उत्तर उन्हें सीधे बता दें? कैलकुलेटर प्रयोग करने की उन्हें बता देंगे? नहीं देंगे। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें और स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। हाँ, बात सही है, वो अपनी त्रुटि का पता खुद ही लगाएगा, सही बात है। शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। ये भी ठीक ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। हम बच्चों से कहेंगे कि आप विकल्प वाली पद्धति का प्रयोग करें और स्वयं अपनी गलती का दोबारा करें, ताकि क्या होगा? बच्चे में का आईक्यू बढ़ेगा। जब बच्चा गणित को सॉल्व करता है ना, तो उसका आईक्यू बढ़ता है, वो सोचता है, थोड़ा दिमाग मानसिक विकास हो रहा होगा उस टाइम पे, तो बच्चा सोचेगा तो आईक्यू उसका बढ़ेगा, है ना। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। 25 का सी इज करेक्ट। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं आप। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र? प्राकृतिक, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, या अस्तित्व परक बुद्धि, या अंतर्व्यक्ति की अंतर्व्यक्ति बुद्धि। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, क्योंकि संवेगात्मक की बात चलिए, संवेग से जुड़ी है। जो अत्र व्यक्ति वाली है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है? अतरा व्यक्ति में दूसरे की भावनाओं को समझना होता है। किसकी? दूसरे की भावनाओं को समझना। ठीक है, दूसरे की भावनाओं को समझना। ठीक है, और अगर हम अंत्य व्यक्ति की बात करें, ये तो दूसरे की भावनाओं को समझने की जो क्षमता होती है उस वो आती है अतरा व्यक्ति में। अगर हम अंत्य व्यक्ति की बात करें तो स्वयं की बात की गई हो, स्वयं के बारे में सोचना, ये सब निर्धारित किया गया है। स्वयं किसी को अपने नज़र से मॉनिटर करना, अपने आप को मॉनिटर करना, विभेद करना स्वयं के बारे में। तो इसमें अंधे व्यक्ति में बुद्धि में कौन आते हैं? खुद की, है ना, खुद की। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। संवेगात्मक बुद्धि है अंतरा व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति। तो ऑप्शन ए 26 का ए इज करेक्ट। 27 क्वेश्चन नंबर 27 आप पढ़ सकते हैं। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? ऑप्शन ए है संवेग व्यक्ति विषयनिष्ठ सबसे कम है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सबसे कम की बात कही गई है, उस पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, ऑप्शन तो सारे सही होते हैं। संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है, वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। हाँ, बात सही है। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों बल्कि पूरी कक्षा में होती है, ये भी बात सही है। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्यक्तियों के जटिल पैटर्न होते हैं, बिल्कुल सही है। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया शामिल होती है इसे, ये बात तो सबसे ऊपर रखनी चाहिए, ये बात भी बहुत सही है। ठीक है, ये बात भी, लेकिन ये थोड़ा कम ध्यान देने वाली बात है कि ये तो हम नॉर्मली पता ही है कि भाई जब संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं ना, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि सबसे कम ध्यान देना है इस पर। सबसे कम ध्यान कौन सा तथ्य है? सबसे कम ध्यान दिया गया है, तो इस तथ्य पे सबसे कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट बोली है, ये भी बिल्कुल, ये गलत तो ये नहीं बोली है, लेकिन कम ध्यान वाली बात बोले तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 27 का बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। राजेश है गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है तो डैश के रूप में जाना जाता है। प्रेरक के रूप में, व्यक्तित्व विशेषक के रूप में, संवेग के रूप में, या प्रत्यक्षण के रूप में? तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। प्रेरक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? प्रेरक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह आंतरिक बल है प्रेरक जो उस समस्या को हल करने के लिए उसे विवश कर रहा है। तो हम जाएंगे प्रेरक के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है?
सही क्रम मैं आपको डायरेक्टली बता सकती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, अगर हम बात करें एक ये जो ये जो थ्योरी है अभिप्रेरणा चक्र का, ये किसने दे रखी है? ये आपको पता है ये किसने दी है ना? आवश्यकता का सिद्धांत है ये। कौन सा सिद्धांत? आवश्यकता, मैस्लो ने दी है ना ये। तो हम बात करें तो ये अभिप्रेरणा का जो चक्र है वो कैसे घूमेगा? सॉरी सॉरी, ये तो अभिप्रेरणा का चक्र है, ये मैस्लो ने नहीं दिया है। मैं बता दूंगी आपको ये किसने दिया है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, NDA, ठीक है, GAR, ये शॉर्ट फॉर्म है। एन का मीन्स क्या होता है? एन मतलब नीड्स, नीड्स क्या होती है? नीड, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? डी मतलब ड्राइव, ठीक है, ड्राइव। अगर हम बात करें ए तो अराउजल, ठीक है। अगर हम बात करें जी की तो जी क्या है? हमारा गोल, जो हमें लक्ष्य है, हमें निर्धारित करना है गोल, ठीक है। ए क्या है हमारा? अब ए है हमारा अचीवमेंट, जो हमें अचीव करना है। और आर क्या है हमारा? रिडक्शन, भाई उत्तेजना में कमी भी होगी ना, कमी भी हो सकती है, रिडक्शन। तो आप थोड़ा समझ गए। NDAGAR, एन मतलब नीड, डी मतलब ड्राइवन, ए मतलब अराउजल, और जी मतलब गोल, ए मतलब अचीवमेंट, आर मीन्स रिडक्शन। तो आपने ये देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन के साथ। देखिए ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। ये ऑप्शन सब पढ़ने नहीं है। आवश्यकता आपको दिख रही है, मतलब कि नीड। प्रबल प्रेरणा, ठीक है, इसमें क्या आते हैं हमारे? ड्राइवन। उसके बाद आती है उत्तेजना, मतलब कि अराउजल। लक्ष्य अनुमुखी व्यवहार, अभी मैंने आपको बताया था, लक्ष्य जी गोल। ए मतलब अचीवमेंट, अभी मैंने आपको बताया था, और उत्तेजना में कम मतलब रिडक्शन, ठीक है। तो डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट 29 का डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है? वेंडुरा की बात करिए, सामाजिक अधिगम अवलोकन पे बात चल रही है, सामाजिक अवलोकन पर, ठीक है। स्वचिंतन, पुनरावृत्ति पर ध्यान देते हैं। प्रतिधारण या सार को दोहराना, वो ध्यान देते हैं कौन सी प्रक्रिया पर? प्रतिधारण पर, ठीक है। कौन से हम अधिगम के सिद्धांत से फॉलो करते हैं? वो प्रतिधारण पर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 30 का बी इज करेक्ट। तो आज इतना ही, कल करेंगे हम नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सॉल्व। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।